हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको पता ही चल गया होगा कि आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो मैं यूपीपी एंड यूपीएसआई मॉक टेस्ट लेके आया हूँ, जो कि हिंदी का 40 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है दोस्तों, हमारी यूपीपी में जो हम 37 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, तो हम यूपीएसआई और यूपीपी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी हम अपने क्लास पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन आया। चलिए, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, कह रहा है कि सामान्य हिंदी है भाग 1। ठीक है, कह रहा है कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। ठीक है, इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, जल्दी से हमें इस सॉल्व करने में हमारी जो है सहायता मिलेगी। ठीक है, कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक दीजिए। दोस्तों, आपसे इसके बारे में पूछा गया है कि इसमें किसका जो है किसे मान्यता दिया जाना चाहिए। चार ऑप्शन से पहले ये पढ़ते हैं। चलिए, देखिए, मैं जूम किया। कह रहा है कि तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसके द्वारा विश्वसनीयता प्राप्त होती है। वे लोग जो सदैव जागरूक रहते हैं, तत्काल कर्मरत हो जाते हैं और जो समय के पाबंद हैं, वे सर्वत्र विश्व के पात्र समझे जाते हैं। वे मालिक जो स्वयं कार्य तत्पर होते हैं, अपने कर्मचारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और काम की अपेक्षा करने वालों के लिए अंकुश का काम करते हैं। वे अनुशासन का साधन भी बन जाते हैं। इस प्रकार अपनी उपयोगिता और सफलता में अभिवृद्धि करने के साथ साथ वे दूसरों की उपयोगिता और सफलता के भी साधन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, साधन बनते हैं। एक आलसी व्यक्ति हमेशा ही अपने कार्य को भविष्य के लिए स्थगित करता जाता है। वह समय से पिछड़ता जाता है और इस प्रकार अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी विक्षोभ का कारण बन जाता है। उसकी सेवाओं का कोई आर्थिक मूल्य नहीं समझा जाता है। कार्य के प्रति उत्साह और शीघ्रता से संपन्न करना कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं, जो समृद्धि की प्राप्ति में उपयोगी बनाते हैं। नीचे दिए गए दोस्तों, अब आपसे पूछा है कि इसका आप लोग कौन सा शीर्षक देना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि कार्य कुशलता, कार्य तत्परता, कार्य उपयोगिता, जागरूकता। दोस्तों, जहाँ पे भी देखिए आपको कार्य तत्परता ही मिल जाएगा। ठीक है, कार्य के ही बारे में सब कुछ बताया गया है। ठीक है, देखिए, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। दोस्तों, यहाँ पे भी हमें तत्परता मिली गई। ठीक है, चलिए, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें तत्परता मिल ही गया है। ठीक है, थोड़ा सा हम और छोटा करेंगे इसको। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन हमें इसका आंसर मिल गया, तो हम इसको देंगे कार्य तत्परता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आइए, ऑप्शन नंबर हम इसको सी सी देंगे। चलिए, आइए हम आगे चलते हैं। देखिए, कह रहा है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए, आपसे पूछ रहा है कि जीवन में सफल सिद्ध होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक उपादान क्या है। ठीक है, कार्य की आर्थिक समझ, जागरूकता, अनुशासन, तत्परता। ठीक है, इसमें से क्या है अब आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोस्तों, यदि जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक उपादानों में से एक प्रमुख उपादान क्या है, आप लोगों को बता देंगे। या चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ से देखिए, पढ़िए। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कहीं मिल रहा है, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। हमसे पूछा गया, क्या गया था क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया जीवन में सफल होने के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारा पहले ही हमें मिल गया। ठीक है, देखिए, तत्परता हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है।
दोस्तों हम यहाँ से क्वेश्चन हमें आंसर मिल गया है, हम लगाएंगे यहाँ पे तत्परता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जीवन में सफल होने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, तत्परता। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण आपको देना है। ठीक है, कह रहा है कि गद्यांश का उचित संक्षेपण कौन सा होगा दोस्तों। चलिए अब आपको पढ़िए और बताइए। तत्परता हमारी मूल्यवान निधि है, इससे हम तत्पर होकर काम करते हैं और समय पर काम करके सफलता प्राप्त करते हैं। जागरूक व्यक्ति सदैव उत्साहित होकर तत्परता से अपने कार्य में जुड़ जाते हैं और अनुशासित होकर उसे समय पर पूरा कर डालते हैं। समय पर कार्य करने से वे अपने कार्य क्षेत्र में सभी के विश्वास पात्र बन जाते हैं और यही विश्वसनीयता सफलता का साधन बन जाती है। यही तत्परता सफलता और समृद्धि का प्रमुख उपादान है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, सफलता के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। अनुशासन में रहकर कार्य करने से पूरा करने करके सफलता मिलती है। उत्साह और शीघ्र तत्परता कार्य तत्परता के दो प्रमुख उपादान हैं जो जागरूक होकर कार्य करने को बाध्य करते हैं, जिससे कार्य समयपूर्ण समयानुसार पूरा हो जाता है और सफलता मिलती है। ठीक है, इसके लिए आप कौन सा गद्यांश का कौन सा उचित देंगे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से क्या चूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, क्योंकि दोस्तों समय ज़्यादा हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हम दे देंगे इसको। ठीक है, और जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों। अक्षर कहते हैं, समूह वर्ण कहते हैं, या फिर वर्ण कहते हैं, या फिर वर्णमाला कहते हैं, क्या कहते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। दोस्तों जिन भाइयों ने आज मेरा वर्णमाला की क्लास देखे होंगे, मैंने करवाया था उसमें सब 92 क्वेश्चंस करवाया, लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 करके करवाया है। यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ज़रूर इसका आंसर इसमें दे देंगे। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कि हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका होगा वर्णमाला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि बड़ा, छोटी, या फिर री ऊ करना है, अंक और आ, फिर आल। एक है दोस्तों ये औरत वाला है, और एक ये वाला डॉक्टर वाला है। ठीक है, ऑल। चलिए आपको बताना है। ठीक है, इसमें से क्या होगा। 5 का आपको बताना है कि कौन सा हमारा सही होगा। ठीक है, कह रहा है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। दोस्तों वो हमारा है अंक और अह। क्योंकि दोस्तों ये है ना, इस स्वर में इनका नहीं किया जाता है समावेश, क्योंकि ये जो है एक विसर्ग है, और एक जो है एक हमारा विसर्ग था और दूसरा अनुस्वार था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द के साथ स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के बाद मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटने-फूटने स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तत्सम कहलाते हैं, देशज कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं, या फिर अर्ध तत्सम कहलाते हैं। इसमें क्या कहलाते हैं अब आपको बताना है। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, बस आपका यही है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। हमारा छठा क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर। चलिए आपको इसको बताना है कि इसमें से क्या कहलाएगा, तत्सम, देशज, विदेशज, या अर्ध तत्सम। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं इसका आंसर देता हूँ दोस्तों। इसका होगा अर्ध तत्सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा टाइम ज़्यादा हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन के हिसाब से टाइम को मैनेज करूँ।
ठीक है। कह रहा है कि शब्द के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन-सा भेद है? गुणवाचक, विशेषण, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है दोस्तों? देखिए, अब आपको इसमें बताना है, ठीक है? 7 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन-सा होगा। देखिए दोस्तों, आप लोग इसको काटना सीखिए। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो व्यक्ति अपना काम स्वयं न करके दूसरे को करवाता है, ठीक है? और जातिवाचक संज्ञा वो होता है, अगर मनुष्य होता तो जातिवाचक संज्ञा बन जाता दोस्तों, ठीक है? इसमें तो कोई गुण बता नहीं रहा है और हमारा क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रिपति, ठीक है? इंद्रपति। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करिए, ठीक है? हमारे पास 40 क्वेश्चन है, हम जल्दी से जल्दी उसको खत्म करना चाहेंगे दोस्तों, ठीक है? जितेंद्रिया, जीत लिया हो जिसने इंद्री को, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, ठीक है? चलिए, आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, इसका होगा जितेंद्रिय, ठीक है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्रिय। यदि दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमें अलग से कमेंट करना होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ कोई पढ़ता नहीं है, पीडीएफ रख लेते हैं। हम भी दोस्तों पीडीएफ को रख लेते थे पहले, लेकिन हम भी पढ़ते नहीं थे पीडीएफ को, ठीक है? तो इसीलिए आपको भी बता रहे हैं, पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन पढ़ते कोई नहीं है। तो अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप लोग कहिएगा, तो हम अलग से उसको प्रोवाइड करवाएंगे आपको, ठीक है? चलिए बताइए, इससे अलगाव किस विभक्ति का बोध कराता है? जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक है? ठीक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्म कारक है, अधिकरण कारक है। इन चारों में से कौन सा कारक है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है? चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए, तो बताइए, तो मैं आपको जो है आगे लेके चलूँगा, ठीक है? चलिए, जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चलिए, हमारा इसका होगा दोस्तों अपादान कारक, ठीक है? अपादान कारक से अलगाव, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि तन शब्द का लिंग निर्धारित करना दोस्तों, क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग है, या फिर उभयलिंग या नपुंसक लिंग है? कौन सा लिंग है आपको बताना है दोस्तों, ठीक है? तनु शब्द का लिंग निर्धारित करना है आपको। 10वां का आपको बताना है कि तन, तन मतलब शरीर होता है दोस्तों। चलिए बताइए, तन शब्द का किस लिंग निर्धारित करेगा? पुल्लिंग को, स्त्रीलिंग को, नपुंसक लिंग को, या फिर उभयलिंग को? तो दोस्तों ये हमारा करेगा पुल्लिंग को, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग को, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इसमें कौन सा इसका होगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, संबंधवाचक हुआ होता है जिससे से हमें पता चले कि किसी संबंध में कहा जाए, वो संबंधवाचक हो गया। और निश्चयवाचक, जैसे निश्चयवाचक वो होता है जैसे आप कुछ भी बोल दिए और वह सही हो गया। जैसे मान लीजिए कि बाहर कोई खड़ा है, ठीक है? ये तो अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है? क्योंकि हमें पता नहीं कोई खड़ा है। यदि आप बोल दिए कोई राम बाहर खड़ा है, आपको पता निश्चय ही राम बाहर खड़ा है, ठीक है? इसी प्रकार अब बताइए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम एक क्रिया होगा या फिर निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? एक इसका जो है एक भेद है। तो दोस्तों ये हमारा होगा पुरुषवाचक का, क्योंकि पुरुष 3 प्रकार का होगा दोस्तों, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो है प्रत और एक होता है उत्तम मध्यम, ठीक है? और दोस्तों एक होगा हमारा अन्य पुरुष, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन-सी अशुद्धि आपको बताना है? शब्द चयन अशुद्धि है, वर्तनीय अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, या फिर
शब्द निर्माण की अशुद्धि है। आपको बताना है कि 12वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए आप लोग। दोस्तों आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट दे दिए होंगे। तो दोस्तों ये होगा शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, क्योंकि दोस्तों कंचन एक कृषांगनी युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि थी दोस्तों? तो यहाँ पे कंचन कृषांगिनी युवती है, ये होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही गलत हमारा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आप बताइए, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है दोस्तों? मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए जिला परिषद अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, प्रधानाचार्य को 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। दोस्तों इसमें से कौन सा होगा? तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? ठीक है, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए, बहन के विवाह में शामिल होने के लिए दोस्त के लिए, गांव में पुस्तकालय खुलवाने के लिए, या फिर प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए। ठीक है, अब आप 13वें का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों इसका होगा बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, क्योंकि दोस्तों आप अपने यदि बहन की शादी है तो उसके लिए आप थोड़ी ना लिखेंगे पत्र उसको कि भाई चला आ, तो फ़ोन कर देंगे दोस्तों, खुद ही चला आएगा, आना होगा तो उसे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 होती है, 7 होती है, 4 होती है, 2 होती है। ठीक है, देखिए दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है आप लोग बताइए। और देखिए तब मैं जो है इसमें बनाता हूँ, आपको इसमें से 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, चलिए आप लोगों ने इसका कमेंट कर दिए होंगे। देखिए हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन सा होता है दोस्तों? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, और देखिए 2 स्वर और व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछ ले कि अगर हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, 2 स्वर, इसका क्या नाम है दोस्तों? हाँ, व्यंजन और स्वर, एक ये 2 ही होते हैं और कुछ तो होता नहीं है। ठीक, और अगर आपसे ये पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो ये दोस्तों 11 है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जिन समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास होता है, द्विगु समास होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों अब भी मैं आपको इसमें से 3-4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा कि जिससे आप लोग तुरंत ही पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसका कमेंट करिए। जिन समासिक पद में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वो क्या कहलाता है? द्विगु समास, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास कहलाता है? चलिए आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा, इसका होगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी मतलब कि जिसमें आपको मिलेगा उपसर्ग। ठीक है, जिसमें आपको उपसर्ग मिल जाए वही आपका अव्ययी भाव समास है। जैसे यथासंभव। ठीक है, यथासंभव में दोस्तों यथा क्या है? आपका जो है उपसर्ग है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में जो कोई तीसरा पद प्रधान हो, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात दोस्तों किसका? रावण। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दोस्तों वो हमेशा अपोजिट होता है, जैसे दिन और रात। ठीक है, माता और पिता हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, चलिए अपोजिट मतलब दोस्तों उल्टा। ठीक है, जिसको हम विलोम कह सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही होगा? ठीक है दोस्तों, आपको 16 नंबर को बताना है।
अब आप जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा इसके लिए, ठीक है। 16वां आपको बताना है। चलिए, आप लोगों ने इसका कमेंट भी कर दिए होंगे। तो दोस्तों इसका होगा आवना आई या। देखिए, इसको हम कहते हैं सु है प्लस आवना, यानी कि दोस्तों जब हटाएंगे तो फिर लिखाई में लिख प्लस आई हो जाएगा, फिर छलिया, छल प्लस इया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? अब आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। माता है, अमूल्य है, या फिर मछली, या फिर केला। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है, अब आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, माँ का तत्सम रूप होगा अम्बा, ठीक है, या फिर मातृम कह सकते हैं। और मछली का होगा मीन, ठीक है। और केला का होगा दोस्तों कदली। और अमूल्य जो है इसका होगा अमोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप कह सकते हैं डी, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा, जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए वे क्या कहलाते हैं दोस्तों? तत्सम, वर्तसम, तद्भव, या फिर देशज, ठीक है। अब आपको बताना है 18वां का। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं वे क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है वे कहलाते हैं दोस्तों तत्सम। क्या कहलाते हैं? वे तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है किल किल कौन सा शब्द है। देशत, तत्सम, विदेशत, अर्थसम, ठीक है। चलिए, आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करिए और बताइए, ठीक है। कह रहे हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर किल किल कौन सा शब्द है। देशत, तत्सम, दे विदेशत, अर्थसम, ठीक है। आपको बताना है 19वां का, ठीक है, कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसका होगा 19वां का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका होगा देशज। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? आप लोगों से जो है दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, ठीक है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दिए होंगे तो जरूर देखने के लिए मिल गया होगा। अलमारी कौन सा जो है, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। फारसी, अरबी, पुर्तगाली, या फिर संस्कृत, ठीक है दोस्तों। आपको इसके कमेंट करना है और आपको बताना है, ठीक है। चलिए, जल्दी से जल्दी दोस्तों कमेंट करिए अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि जिस शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य मतलब सुनना, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है लेकिन वे वाक्य के अंग नहीं होते, क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपको बताना है 21वां का। निर्विभक्ति कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं, मौलिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें से 21वां का कौन सा सही होगा अब आपको बताना है जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य को श्रव्य मतलब सुनने के लिए, भावार्थ और बल प्रदान करने के लिए होता है दोस्तों, उनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? तो वे दोस्तों होते हैं यौगिक। किनका? यौगिक, उन्हें यौगिक कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रखे दिए गए, ठीक है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब आपको बताना है कि मूल्यवान होगा, ब्रह्मा होगा, पृष्ठ पृथक होगा, या फिर क्लिष्ट होगा, ठीक है। शुद्ध बताना है आपको, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों 22 का बताइए। चलिए, आप लोगों ने इसको कमेंट भी कर दिए होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, जिसको दोस्तों हम कहते हैं पृथक, ठीक है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन हमारा रहा दोस्तों। अब हम बिल्कुल समय के अनुसार चल रहे हैं, केवल अपने टॉपिक 2 मिनट हमारा समय आगे चल रहा है। जल्दी मैं उसको कवर कर लूँगा। दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जिनका प्रयोग
सदा एक वचन में होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए कक्षा क्या होता है, आंसू प्रत्येक प्राण। ठीक है, देखिए आंसू क्या होता है, मेरी आँख से आंसू निकल पड़े। कोई नहीं कहता कि मेरे आँख से आंसू निकल रहा है। बहुत बहुत लोग कहते हैं कि मेरे आँख से आंसू निकल पड़े। ठीक है, प्रत्येक प्रत्येक मतलब दोस्तों बहुवचन का खुद ही अपने आप आ रहा है। मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है दोस्तों, प्राण पखेरु उड़ गए। ये तो कोई कहता नहीं मेरा प्राण उड़ गया, कोई नहीं कहता दोस्तों। प्राण पखेरु उड़ गए सभी लोग कहते हैं। ठीक है, तो आंसू प्रत्येक प्राण इत हमेशा तीनों बहुवचन में रहेंगे, लेकिन कक्षा हमारा एक वचन में होगा। ठीक है दोस्तों, कक्षा हमारा एक वचन में होगा। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर हमारा जो है अगला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, सॉरी, हमारा ये गलत हो गया, हमारा होगा प्रत्येक। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक। प्रत्येक को दोस्तों कहते हैं एक वचन में, और बाकी सब दोस्तों आएगा किसमें, सभी लोग आएंगे बहुवचन में। ठीक है, चलिए वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है दोस्तों, 2, 8, 4, 3। ठीक है, अब आपको बताना है कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसका कमेंट बॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग बता दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। दोस्तों दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कहें कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। एक साधारण और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है। आश्रित उपवाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से युक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा इसमें सही होगा, 25वां नंबर का आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी दोस्तों आप लोग कमेंट करिए 25 नंबर का। चलिए, तो इसका दोस्तों होगा एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा, एक ही हमारा होगा विधि। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा, कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। महाप्राण व्यंजन कहलाता है, अल्पप्राण व्यंजन कहलाता है, अनुनासिक व्यंजन कहलाता है, या फिर उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं। अब आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों आप लोग मेरा प्लीज़ 50 सब्सक्राइबर पूरा कर दीजिए, ताकि दोस्तों मैं लाइव आ सकूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं आज भी लाइव आने की कोशिश किया, मैं सोचा कि यूट्यूब अपडेट दिया होगा, लेकिन दोस्तों कुछ दिया नहीं है, तो मैं अब लाइव आऊँगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा जो है 50 क्वेश्चन सॉरी 50 सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका होगा दोस्तों महाप्राण। ठीक है, दूसरा चौथा क्या होता है दोस्तों, महाप्राण। ठीक है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से लंबन ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है। संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, द्वित्व ध्वनि, संयुक्त ध्वनि। ठीक है, 27 का आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, या फिर द्वित्व ध्वनि। ठीक है, आपको बताना है। चलिए दोस्तों मैं इसका आंसर आपको देता हूँ, इसका होगा दोस्तों संपृक्त ध्वनि। कौन सा ध्वनि, संपृक्त। ठीक है, चलिए अब आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आने वाला है, और आ गया दोस्तों, क्या कह रहा है, विपत प्लस जाल। ठीक है दोस्तों, एक कौन सा संधि का उदाहरण है। ठीक है, कह रहा है कि विपत प्लस जाल बराबर विपजाल में कौन सी संधि है, स्वर संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, या व्यंजन संधि। ठीक है, चलिए अब आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी मैं आपको इसमें से कुछ ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, ताकि दोस्तों आपको आगे काम देगा। पहले इसका आप लोग इसका आंसर देंगे, तब मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, आपको बताना है विपत प्लस जाल बराबर विपजाल में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि। ठीक है, चलिए दोस्तों तो मैं इसका आंसर बताता हूँ दोस्तों, ए है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए स्वर संधि क्या होता है, जहाँ पे आपको छोटा आ प्लस ई, सॉरी दोस्तों, छोटी ई और आपको मिलेगा, चलिए आइए यहाँ से लिख लीजिए, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बनाते हैं, बड़ा आ दोस्तों बनाते हैं। यदि कहीं आपको बड़ा आ मिल गया तो समझिए आपका वहाँ पे स्वर संधि होता है। और वृद्धि संधि क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे आपको दो मात्रा दिख जाए वहाँ पे वृद्धि संधि होता है। गुण संधि क्या होता है, जहाँ पे आपको एक ही मात्रा एक दिखे केवल, जैसे महेश, नरेश, दिनेश, सॉरी महेश, ठीक है, जैसे महेश और आपको जैसे आप लोग महेश ले लीजिए, गणेश ले लीजिए और आप जो है नरेंद्र ले लीजिए, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब दोस्तों गुण संधि के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास जगह नहीं तो मैं आपको और संधि के बारे में बता देता, ठीक है। चलिए अब आपके अगला स्क्रीन पर हमारा आया, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। आपको बताना है दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है, दुर है, दुर, ऑप्शन नंबर ए दुर, या फिर बी दुरा, फिर ऑप्शन नंबर डी दुस, और सी का होगा दुर। कौन सा होगा 29 नंबर का, अब आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको इसका आंसर जो है बताता हूँ दोस्तों, इसका होगा दूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि दोस्तों जब इसमें से आ को अलग करेंगे आत्मा को ना, तो वहाँ पे आपको मिलेगा आधा र मिलेगा, ठीक है, इसलिए वहाँ पे हलंत लगा है, ठीक है। चलिए चलिए अब हम लोग आप अगला स्क्रीन पर आ गए हैं क्वेश्चंस के। आपको बताना है इसमें से निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से किस वाचक में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। अब आपको बताना है कि इस 30वां का कौन सा सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप जल्दी से पहले कमेंट करिए। चलिए मैं अब आपको इसका उत्तर बताता हूँ दोस्तों, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। देखिए ओले पड़े, कितने पड़े, बहुत पड़े। कुछ पता पड़ रहा है तो इसको हम अपरिमाणवाचक भी कह सकते हैं, लेकिन इससे पूछा कि परिमाणवाचक, ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, बिल्कुल राइट है। चलिए आपको बताना है कि मनोभाव को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य में कोई संबंध नहीं रहता वे क्या कहलाते हैं, विकल्प बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, या फिर अनुबद्ध बोधक। इसमें से कौन सा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है, विस्मयादि बोधक होगा या विकल्प बोधक, समुच्चय बोधक, अनुबद्ध बोधक। मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अभिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता वे क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो कहलाते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, ठीक है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, संबंधवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, या फिर पुरुषवाचक, ठीक है। आपको बताना है इसमें से 32 का कौन सा सही होगा, ठीक है। और दोस्तों हमारे पास 8 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा दूं, ठीक है। कह रहा कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, सो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, यानी कि यहाँ किसी के संबंध के बारे में हमें बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। वे मतलब वो पुरुषवाचक है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची है, कौमुदनी, या फिर सौदामिनी, कुमुद कुमुद कला, या फिर कुमुदनी, ठीक है दोस्तों, कुमुदनी। अब बताइए आप जल्दी से जल्दी कौन सा सही है इसका, और आपको अच्छा भी लग रहा होगा इस प्रैक्टिस सेट में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। बस थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और आप लोग
इसको एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुमुदनी हमसे पूछा भी जाता है और जिसको हम कहते हैं कि ओ डिक्शनरी में, यानी कि वाक्य शुद्धि में, ठीक है, शुद्ध लिखा हुआ कि नहीं, कुमुदनी इसी तरह से लिखा जाता है दोस्तों, बहुत बार परीक्षा में भी पूछा गया है, ठीक है। शब्द युग में, ठीक है, बताइए आप, शब्द युग में यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जब तब, जब कब, कब तक, तब कब जब। आपको बताना है इन चारों में से क्या होगा आपका, ठीक है। चलिए, जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। आपके पास दोस्तों 6 क्वेश्चन और बचे हैं। मैं आपको इसको 40 मिनट में करवा के ख़त्म करूँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, 34 का कौन सा सही होगा आपको बताना है, ठीक है। 34 का होगा दोस्तों सी, ठीक है, जब कब, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार दोस्तों मैं फिर आपको बता देता हूँ, यदि आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इसके लिए आपको अलग से कमेंट करना होगा, ठीक है। बताइए, नियत और नियति इन शब्द युग में कौन सा होगा। इरादा निश्चित, भाग्य निश्चित, इरादा भाग्य, निश्चित इरादा, ठीक है। आपको बताना है कि 35 नंबर का कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों 35 नंबर का होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए दोस्तों। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि 40 मिनट में इस सारे क्वेश्चंस को करवाना है, ठीक है। निश्चित इरादा होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए, आलोचकों के अनुरूप हमें सही रचना में परिवर्तित करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से संयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। आलोचकों अनुरूप परिवर्तन रचना कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है दोस्तों। आपको जो है 3 मिनट में तीन 3 से 4 क्वेश्चंस करना है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से इसको बताइए। आलोचकों के अनुरूप में हमें अपनी रचना में परिवर्तित करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। 36 का, ठीक है, आपको बताना है 36 का कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको बताना है कि अब आप चल सकते हैं वाक्य में कौन सी वृत्ति है। नि, निश्चयार्थक, इच्छार्थक या फिर सामर्थ्यक सूचक बाध्यता, ठीक है। आपको बताना है 37 का कौन सा सही होगा। 37 का होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इच्छार्थक, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास आ रहा है 2 क्वेश्चन इंग्लिश में भी हो सकता होगा। हाँ देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। देखिए, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जाए तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से, इन्फिनेटिव से, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब से, या फिर दोस्तों फिनिटिव वर्ब से, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। यदि हिंदी वर्णमाला, सॉरी दोस्तों, यदि हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर हाँ या ना में दिया जाए सके तो उसका अंग्रेजी अनुवाद करते समय वाक्य शुरू होता है, किससे होता है, अब आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। जो लोग इंग्लिश पढ़े हों, इंग्लिश ग्रामर उनकी ठीक ठाक होगी दोस्तों, बता देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका होगा, मैं बता देता हूँ आपको, एक्सुलरी वर्ब से ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एक्सुलरी वर्ब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर नहीं दोस्तों, इन्फिनेटिव से होगा, ठीक है दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्फिनेटिव से होगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हमारा यही होगा एक्सुलरी वर्ब, ठीक है दोस्तों, सॉरी कोई बात नहीं, ठीक है। आइए, ये हमारा इसके बाद आखिरी क्वेश्चन रहेगा ये है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य देश की सेवा करना। उपर्युक्त वाक्य के सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन कीजिए। दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से अब आपको चूज करना है, ठीक है, कौन सा सही होगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। आपके पास जो है समय तो नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी चलिए, इसका होगा दोस्तों, मैं जल्दी से बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोस्तों 40 क्वेश्चन जो है मैं 40 मिनट में सोचा था करवा दूंगा। चलिए बताइए, दिए गए विकल्पों में से उपर्युक्त वाक्य के सही हिंदी अनुवाद का चयन कीजिए। एक अशिष्ट व्यक्ति कुछ कहता नहीं, आदेश देता है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहे
या समर्थन करने की अपेक्षा देने की इच्छा रखता है। एक दुष्ट व्यक्ति सार्थक करने की अपेक्षा आदेश देना पसंद करता है। एक शरारती व्यक्ति प्रार्थना की उपदेश उपेक्षा आदेश देने की सोचता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैं इसलिए जल्दी से करा दिया दोस्तों क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया था। ठीक है, मैं सोचा था 40 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस कराने के लिए। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है। एक अशिष्ट व्यक्ति वह होता है जो कहने या प्रार्थना करने की अपेक्षा आदेश देने की इच्छा रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा दोस्तों। ठीक है, ये था हमारा दोस्तों यूपीपी एंड यूपीएसआई मॉक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने दोनों एक साथ दिया क्योंकि यूपी पुलिस में दोस्तों इंग्लिश भी पूछी जाती है, ज़्यादा नहीं 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हमारी इस क्लास में अगर अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर हमारे वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग बताइएगा, हम आगे से उसको ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।